हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनट ऑफ क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पार्ट का नाम है हरित ऊर्जा की दिशा में। स्टूडेंट्स के पहले मैंने 3 से 4 वीडियो बना के रखे हुए इस पार्ट के, तो यदि आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उन वीडियोज़ को देखने का फायदा क्या, आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत धारा किस प्रकार तैयार की जाती है और कौन कौन से स्रोत है जो विद्युत धारा तैयार करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत धारा कैसे तैयार करते हैं, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत धारा कैसे तैयार करते हैं, और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके हम लोग विद्युत धारा कैसे तैयार करते हैं, और उनके लाभ और हानियों के बारे में मैंने उस वीडियोस में बताए हुए हैं। यदि आपको वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो कम प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत निर्मित प्रक्रिया में पर्यावरण। मतलब विद्युत निर्मित प्रक्रिया और पर्यावरण, मतलब जो विद्युत निर्मित हुई उससे पर्यावरण कुछ असर होता है कि नहीं होता, वो सारी चीज़ देखेंगे। क्या हानि है, क्या नुकसान, वो देखेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण स्नेही ऊर्जा की ओर। मतलब ऐसे कौन से प्रकल्प हैं जो पर्यावरण को क्या, पर्यावरण के लिए क्या स्नेही है, मतलब उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के चार स्रोत हैं जो पर्यावरण स्नेही के लिए, जैसे जल संचय से ऊर्जा तैयार करना, पवन का उपयोग करके ऊर्जा तैयार करना, सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा तैयार करना, और जैविक ईंधन का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा तैयार करना। जैसे जल संचय के द्वारा विद्युत निर्मित करना, फिर पवन के द्वारा विद्युत निर्मित करना, फिर सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत निर्मित करना, और फिर जैविक ईंधन का उपयोग करके विद्युत निर्मित करना। ये चार जो है ये पर्यावरण स्नेही ऊर्जा के प्रकार हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमको देखना जल विद्युत ऊर्जा और उसके लाभ और हानियां देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक विद्युत निर्मित प्रक्रिया और पर्यावरण। जो विद्युत निर्मित प्रक्रिया है उसका पर्यावरण से क्या असर होता है। तो जैसा कि आप लोग स्टूडेंट जानते हो कि जब विद्युत निर्मित होता है तो उससे प्रदूषण होता है। ठीक है ना, बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। साथ ही साथ जो भी हमने उपयोग किए हैं इसके पहले, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके, परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके, ये क्या अनूतनीकरण क्षम ऊर्जा है। मतलब इसको हम लोग पुनः बना नहीं सकते, अर्थात इनको बनाने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इनका निर्माण हम लोग वापस नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा से हमने देखा था कि अलग अलग नुकसान होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। जैसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन, यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे परमाणु ईंधनों का उपयोग करके विद्युत निर्मित ये पर्यावरण स्नेही नहीं है। यदि हम लोग कोयला, प्राकृतिक गैस या यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके विद्युत धारा तैयार करते हैं तो इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, अर्थात इससे बहुत सारी समस्याएं निर्माण होती है। इसलिए पर्यावरण स्नेही है क्या, नहीं है, और इससे बहुत सारा दुष्परिणाम उत्पन्न होता है। जैसे पहला दुष्परिणाम हमारा प्रदूषण है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो जब कोयला, प्राकृतिक गैस का ज्वलन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और छोटे छोटे कण, ऐसे बहुत सारे प्रदूषक निकलते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण का क्या होता है, नुकसान होता है, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को श्वसन संबंधित अस्थमा जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रदूषण, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनके जैसे खनिज ईंधनों के ज्वलन से कुछ घटक गैसों और कणों की निर्मित होती है, हवा में मिल जाते हैं। ठीक है, जब कोयला और प्राकृतिक गैस का ज्वलन होता है, ठीक है ना, खनिज ईंधनों का ज्वलन होता है, तो कुछ घटक होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं। वो घटक कणों के रूप में होते हैं, हवा में मिल जाते हैं, जिससे हवा का क्या होता है, प्रदूषण होता है। ये हमको ये मालूम है। जब ईंधन का अपूर्ण ज्वलन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो विषैली गैस हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम होता है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के रूप में ईंधन के ज्वलन से निर्माण होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से पर्यावरण को दुष्परिणाम होता है। ठीक है, जब ईंधन का उपयोग करोगे, ईंधन को जलाओगे, तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जिसकी वजह से वातावरण का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो आपको मालूम है ओजोन की परत में जो छेद हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होने की वजह से हो रहा है। फिर अम्लीय वर्षा आगे जाके होगी, और अम्लीय वर्षा से क्या होता है, त्वचा की बीमारियां और संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि इसका उदाहरण है पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनके ज्वलन से निर्माण होने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। सही बात है, पेट्रोल, डीजल और कोयला जब इनसे जलाते हैं तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, हवा में स्थित होता है। ठीक है, जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी के साथ ही क्या होता है, जमीन पर आता है, और इसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से निर्माण होने वाले धुएं के कण, जब जीवाश्म ईंधन को आप जलाओगे तो उससे निर्माण होने वाले जो धुएं के कण रहेंगे हवा में क्या करते, प्रदूषित करते, जिससे दमा और श्वसन संस्थान जैसी अलग अलग बीमारियां
होती है। ठीक है, ये तो हमने समझा कि जब हम विद्युत निर्मित करेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमने देखा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत निर्माण करना, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत निर्माण करना और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा निर्माण करना, ये तीनों जो घटक है वो अनूतनीकरण ऊर्जा है। मतलब इनके जो भंडार है पृथ्वी के गर्भ में वह सीमित है, इनको हम लोग बना नहीं सकते, ये खुद ही बनते हैं और इनको बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो अनूतनीकरण क्षम ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म निर्मित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं। ये सभी जीवाश्म जो होते हैं वो लाखों वर्ष लग जाते हैं निर्माण होने के लिए। इसको हम लोग नहीं तैयार करते, इसको पृथ्वी तैयार करती है। भूगर्भ में इनके भंडार क्या है, सीमित है, एक सीमित मात्रा में। यदि हमने इसका आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल किया, कोयले का इस्तेमाल, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमने ज़्यादा किया, एक लिमिट से ज़्यादा किया, तो एक कुछ समय आएगा जब इसकी मात्रा क्या कम हो जाएगी और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जिस गति से हम ईंधनों का भंडार का उपयोग कर रहे हैं उस गति से कोयले का वैश्विक भंडार अगले 200 वर्ष में और प्राकृतिक गैसों का भंडार अगले 200 से 300 वर्षों में खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है जिस हिसाब से हम लोग प्राकृतिक गैसों और पेट्रोल डीजल और कोयले का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले 200 साल बाद कोयला की मात्रा जो रहेगी वो कम हो जाएगी, अर्थात कोयले के भंडार खत्म हो जाएंगे और आने वाले 200 से 300 वर्ष बाद जो प्राकृतिक गैस उसके भंडार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये कुछ कारण है विद्युत निर्मित की वजह से पर्यावरण को नुकसान होने के। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा परमाणु ऊर्जा के उपयोग से होने वाली हानि। सही बात है, परमाणु ऊर्जा से जो परमाणुविक कचरे निकलते हैं तो वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी समस्या क्या है, उन कचरों को निपटारा कैसे किया जाए। क्योंकि अगर उस भट्टी में थोड़ा भी अगर लीकेज हुआ, थोड़ा भी गैस बाहर निकली तो उस गैस से उसके आसपास के रहने वाले लोगों को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। त्वचा के कैंसर जैसी बीमारियां, अंधापन भी आ सकता है, आंखों की रोशनी छिन जाती है, जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है यदि उसके आसपास परमाणु ऊर्जा प्रकल्प है तो उस जगह के आसपास। तो परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बनने वाले परमाणु कचरे निष्कासित करने की समस्या, दुर्घटनाओं से होने वाली संभावित हानि, संभावना इत्यादि खतरों पर चर्चा हमने ऊपर किया हुआ है। इसके पहले वाली जितनी भी वीडियो मैंने बनाई उसके अंदर परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत प्रकल्प मैंने बताया था। उसके अंदर मैंने बताया था कि परमाणु ऊर्जा से परमाणु कचरे निकलते जिसका निपटारा करना वैज्ञानिकों के लिए क्या हो गया, एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ठीक है, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि खनिज ईंधनों और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा पर्यावरण स्नेही नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोयले से हमने ऊर्जा तैयार की है, खनिज तेल से हमने ऊर्जा तैयार की है या परमाणु से जो हम लोग ऊर्जा तैयार कर रहे हैं, तो ये सभी परमाणु ऊर्जा, ये जो ऊर्जा के प्रकार हैं ये सभी पर्यावरण स्नेही है क्या, नहीं है। तो पर्यावरण स्नेही ऊर्जा क्या है तो उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण स्नेही ऊर्जा की ओर, अर्थात हरित ऊर्जा की दिशा में, टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अब इसके अंदर 4 प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करके पर्यावरण स्नेही ऊर्जा तैयार की जाती है जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण और किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। जो ऊपर हमने कोयले का इस्तेमाल करके, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करके, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके, परमाणु का इस्तेमाल करके जो पर्यावरण को हानि हुई है वो सारी हानि इसके माध्यम से नहीं होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पर्यावरण स्नेही ऊर्जा कहा जाता है। पढ़ना जल संचय द्वारा विद्युत निर्मित, मतलब जल को संग्रह करके हम लोग विद्युत धारा कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आएगा पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मित, पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत निर्मित कैसे कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो हवाएं बहती है उसका इस्तेमाल करके हम लोग विद्युत धारा कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत धारा कैसे तैयार किया जाता है। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जैविक ईंधन द्वारा विद्युत निर्मित। तो ये 4 जो प्रकार है, ये जो 4 स्रोत है, इनकी वजह से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पर्यावरण स्नेही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ जल संचय द्वारा आधारित विद्युत निर्मित केंद्र के बारे में पढ़ेंगे कि जल से विद्युत धारा कैसे तैयार की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरह का बांध बना दिया जाता है। ये बांध में पानी को क्या करते हैं, संचय करते हैं और यहाँ पर कूपी लगा दिया जाता है। अंदर से ये जो मशीनें होती है ये जमीन के अंदर पाई जाती है। फिर यहाँ से पानी का जो वेग रहेगा, पानी में जो गतिज ऊर्जा रहेगी, ये पानी को यहाँ से तेजी से पानी को यहाँ पर रोक के रखा जाता है। जब पानी यहाँ रुका रहेगा, जब यहाँ से कूपी निकालेंगे, यहाँ से कूपी हटा देंगे तो पानी क्या होगा, बहुत तेजी से बहेगा। तो पानी में क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। पानी में क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि पानी जब तक रुका रहेगा उसके अंदर कौन सी ऊर्जा रहेगी, स्थितिज ऊर्जा रहेगी। जैसे पानी की कूपी
हटाएंगे उसके अंदर आ जाएगी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा, पानी की गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर जो टरबाइन लगा रहेगा स्टूडेंट्स, तो टरबाइन के पाते क्या हो जाएंगे? घूमने लग जाएंगे। मतलब टरबाइन के पातों में भी क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और ये टरबाइन से लगा हुआ जो जनित्र रहेगा, इसके अंदर जो चुंबक रहेगा वो चुंबक घूमेगा और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, और आगे जाके ये जनित्र घूमेगा और विद्युत धारा का निर्माण होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो अभी सवाल उठता है कि बिंदु बी के संदर्भ में कितने पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण होगा। अगर मैं बिंदु बी से कुप्पी छोड़ दूं, अगर बिंदु बी से मैं कुप्पी खोलूं तो कितनी स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तो बिंदु बी से जितना पानी जाएगा, बिंदु बी से जितना पानी जाएगा उतनी ही पानी का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होगा, क्योंकि बिंदु बी के पास जो पानी है वो स्थितिज ऊर्जा में रुका हुआ पानी है। तो बिंदु बी के पास जितना पानी जाएगा, अगर आप बिंदु बी से कुप्पी को खोलते हो तो बिंदु बी के पास जितना पानी रहेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, और जितना गतिज ऊर्जा रहेगा उतनी मात्रा में क्या होगी? विद्युत धारा तैयार होगी। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन। मान लिया कि टरबाइन तक पानी ले जाने वाला मार्ग बिंदु ए स्थान है। टरबाइन तक, ये टरबाइन है, यहाँ तक पानी ले जाने के लिए बिंदु ए से अगर हम लोग पानी खोलते हैं तो क्या होगा? चूंकि बिंदु ए ऊपर की तरफ है तो यहाँ से पानी आने वाला जो वेग रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। यहाँ से आने वाले पानी का वेग क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से उस पानी की जो गतिज ऊर्जा रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा गतिज ऊर्जा होने की वजह से ना टरबाइन जो होगा वो बहुत तेजी से घूमेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तैयार होगी, बहुत जल्दी तेजी से प्रभावकारी विद्युत धारा यहाँ पर तैयार होगी। क्योंकि यहाँ पर ए क्या है? ऊपर के स्थान पर, यहाँ से जब पानी खुलेगा, यहाँ से जब आप कुप्पी खोल दोगे तो पानी बहुत तेजी से आएगा, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? वहाँ पर ज़्यादा रहेगी। और यहाँ से अगर पानी आप खोलते तो टरबाइन तेजी से घूमेगा और विद्युत धारा ज़्यादा तैयार होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अभी कंडीशन बचती है सी। यदि आप कुप्पी सी से खोलते हो, मतलब सी के स्थान पर खोलते हो, चूंकि सी जो है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ से अगर पानी जाएगा तो वहाँ पर पानी का वेग जो रहेगा ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर सी से पानी आप खोलते हो तो यहाँ से पानी का वेग जो रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सी जो है वो नीचे की तरफ है, टरबाइन के नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर पानी का वेग ज़्यादा नहीं रहेगा। इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा निर्माण होगी क्या? नहीं निर्माण हो पाएगी, जिसकी वजह से टरबाइन का पाता घूमने में क्या होगी? परेशानी होगी, सही से नहीं घूम पाएगी, जिसकी वजह से जो विद्युत ऊर्जा है वो कम मात्रा में तैयार होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ी और बातें बता देता हूँ मैं। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ के जो आसपास के लोगों के गांव है उसको क्या करना पड़ेगा? स्थानांतरित करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। ठीक है। और यदि बांध टूट जाता है तो इसका जो पानी रहेगा वहाँ के आसपास की परिसंस्थाओं पर क्या करेगा? बुरा असर डालेगा। अगर उसके आसपास कोई जंगल परिसंस्था है तो पूरी की पूरी जंगल परिसंस्था क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर बहुत समय तक पानी क्या किया जाता है? रोक के रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो जलचर रहेंगे उनकी परिसंस्था पर क्या होगा? इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। ये कुछ हानियां हैं, ये कुछ समस्याएं हैं जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा तैयार करते समय, क्योंकि पूरा का पूरा गांव आपको स्थानांतरित करना पड़ेगा। वो गांव जब आप स्थानांतरित कर दोगे तो जब उन लोगों को दूसरे गांव में लेके जाओगे तो उनका क्या करना पड़ेगा? आपको पुनर्वसन करना पड़ेगा। पुनर्वसन मतलब उनके लिए वापस से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा के देनी पड़ेगी। शिक्षा का क्षेत्र, घर, उनके लिए खेती, ये सारी सुविधाएं वापस उनको बना के देना पड़ता है। ठीक है। ये समस्या। दूसरी समस्या यदि यह बांध टूट जाता है तो उसके आसपास की जो परिसंस्था रहेगी, जो भी जंगल परिसंस्था है जो भी है, तो उस पर क्या होगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूरी जंगल पूरी पानी में तबाह हो जाएगी। और साथ ही साथ पानी अगर ज़्यादा देर तक रोक के रखे रहेंगे तो उसके अंदर जो जलचर है या उसके जो जलीय परिसंस्था उस पर क्या होगा? उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसको आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ये कुछ समस्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो पढ़ ली कि जल विद्युत ऊर्जा से समस्या क्या आ सकती है, लेकिन अब समझ लेते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा। स्टूडेंट देखिए, हम लोग पानी जो होता है वो हमारी पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में, तो हम लोग पानी का उपयोग करके जितनी मन चाहे उतनी ऊर्जा हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना? जितनी मन चाहे उतनी ऊर्जा हम लोग तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि उस जलाशय में पानी कम भी हो जाए तो बारिश आने के बाद वापस पानी भर जाता है, तो ये कुछ फायदे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार का ईंधन का ज्वलन नहीं होता, ना कोयले का, ना परमाणु, किसी प्रकार का ईंधन का ज्वलन नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई प्रदूषण निर्माण होने का कुछ चांस ही नहीं है। ठीक है। ये क्या है? कुछ फायदे हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसका थ्योरी पढ़ के इसको समझ लेते हैं। तो चलिए इसका पढ़ के समझ लेते हैं। बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा, जब पानी बहता रहेगा उसके अंदर क्या रहेगी? गतिज ऊर्जा रहेगी। संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा, यह ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत मतलब यह स्रोत कभी खत्म नहीं होगा,
ठीक है। पृथ्वी पर कभी ये स्रोत खत्म नहीं होगा, मतलब इससे कभी ऊर्जा निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो कभी रुकेगी नहीं। जल विद्युत निर्मित केंद्र में जलाशय में संचित किए गए पानी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। जो स्थिर पानी रहेगा उसका क्या किया जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी में मतलब गतिज ऊर्जा में कर दिया जाएगा। बहता हुआ पानी गतिशील पानी पाइप द्वारा बांध की तली मतलब बांध के नीचे से, आप लोग देखा होगा डायग्राम में, बांध की तली के पास से लगाए हुए टरबाइन तक लाकर उसकी गतिज ऊर्जा टरबाइन को घुमाती है। जो पानी की गतिज ऊर्जा रहेगी वो टरबाइन के पास आएगी, टरबाइन क्या करेगा, गोल 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 घूमने लग जाएगा। और उसके बाद का प्रोसेस आप सभी को मालूम है, टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र घूमेगा और जब जनित्र घूमने लग जाएगा तो उससे विद्युत धारा का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आकृति के माध्यम से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या आता है, स्थितिज ऊर्जा युक्त पानी का भंडार। सबसे पहले पानी को क्या किया जाता है, रोका जाता है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा रहेगी और बाद में पानी द्वारा चलने वाला टरबाइन, मतलब उसके बाद टरबाइन लगा रहता है जो पानी के द्वारा चलता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जनित्र लगा रहेगा, जनित्र से विद्युत धारा निर्माण होती है। ये हमने देखा विविध चरण, किसके, जल विद्युत केंद्र के विविध अलग अलग चरण देखे हैं। इसके बाद ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह होता है, तो पानी में स्थितिज ऊर्जा रहती है, वो उसका रूपांतरण किस में हो जाता है, बहते पानी की गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। अब बहते पानी की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टरबाइन की गतिज ऊर्जा और बाद में विद्युत धारा का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है किसके अंदर, जल विद्युत ऊर्जा केंद्र में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगला है हमारा टॉपिक जल विद्युत निर्मित के कुछ लाभ। चूंकि अब मैंने लाभ बताया हुआ है तो एक बार और पढ़ के समझ लेते हैं। जल विद्युत केंद्र में किसी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता है। पहली बात, इसके अंदर किसी भी प्रकार का ईंधन का ज्वलन नहीं होगा तो इसके किसी भी प्रकार का प्रदूषण होने की संभावना नहीं है। दूसरा, जलाशय में पर्याप्त पानी का भंडार हो तो किसी भी समय ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। अगर जलाशय में पर्याप्त पानी है, मतलब अनुकूल मात्रा में पानी है, जितना पानी चाहिए उतना पानी है, तो हम लोग किसी भी समय ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। विद्युत निर्मित करते समय बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध पुनः भर जाता है। ठीक है, जब बांध का पानी का उपयोग किया जाएगा, बाद में जब बारिश आएगी तो बांध वापस से भर जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है पानी की मात्रा कभी कम नहीं होगी, जिसकी वजह से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया कभी थमेगी नहीं। लेकिन कुछ समस्याएं, अब उन समस्याओं को पढ़ते हैं। जल विद्युत निर्मित के कारण उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याएं। कई गांव विस्थापित हो जाते हैं, सही बात है। जहां पर बांध बनाए जाते हैं, जहां पर डैम बनाए जाते हैं, वहां पर बहुत सारे गांवों को क्या करना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है। वहां के गांव को एक गांव से दूसरे गांव पे क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ेगा, स्थानांतरित करना पड़ता है। उसके बाद विस्थापित लोगों के पुनर्वासन की समस्या उत्पन्न होती है। जो लोग विस्थापित हुए उनको पुनर्वासन की समस्या निर्माण हो जाती है, मतलब उनको घर बना के देना, उनकी कृषि और उनकी दिनचर्या को वापस सुचारू रूप से चलाने की जैसी समस्या उत्पन्न होती है। बड़े पैमाने पर उपजाऊ खेत, जंगल, पानी में डूब जाने के कारण जैव विविधता नष्ट हो जाती है। वहाँ की जो उपजाऊ जमीन रहेगी और जो जंगल रहेगा वो पानी में डूब जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ की अलग अलग परिसंस्थाएं, अलग अलग जैव विविधताएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी। बहते हुए पानी के प्रवाह को रोकने के कारण परिसंस्था बुरा प्रभाव पड़ता है। बहते हुए पानी को यदि आप रोक लोगे तो उसके अंदर जो जलचर रहेंगे उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये कुछ समस्याएं जल विद्युत निर्मित के कारण। तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि जल विद्युत निर्मित से यदि ऊर्जा तैयार की जाए तो यह पर्यावरण स्नेही है कि नहीं है। अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्या है। तो बहुत लोगों का मानना है कि जल विद्युत से जो ऊर्जा तैयार की जा रही है वो पर्यावरण स्नेही है, लेकिन इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बहुत लोग का कहना है कि जो जल से विद्युत ऊर्जा तैयार की जा रही है वो पर्यावरण स्नेही नहीं है। ये चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते भारत में ऐसे कौन कौन से स्थान है जहां पर अधिक मात्रा में जल का इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। तो देख रहे होंगे भारत के प्रमुख जल विद्युत निर्मित केंद्र कहाँ कहाँ पर। स्थान टेहरी उत्तराखंड में 2400 मेगावाट विद्युत धारा तैयार की जाती है। कोयना महाराष्ट्र में, आपकी किताब में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। कोयना महाराष्ट्र में 1960 मेगावाट विद्युत धारा तैयार की जाती है। श्री शैलम आंध्र प्रदेश में 1670 मेगावाट विद्युत धारा। नत्था झाकी हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट विद्युत धारा तैयार की जाती है। ये कुछ स्थान है भारत में जहां पर विद्युत ऊर्जा तैयार करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जल का इस्तेमाल किया जाता है। जल पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र के कुछ स्थानों के नाम मैंने बताए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लोग पवन अर्थात हवा से विद्युत ऊर्जा कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।